डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ी राइबोसोम के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। राइबोसोम इज अ सेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। तो अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो राइबोसोम इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। Non-membrane bound structures present in both eukaryotic as well as prokaryotic cell, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, बट डिफरेंट होता है, इसके टाइप डिफरेंट होते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो राइबोसोम का जो टाइप मिलता है वो 70S मिलता है। इन यूकैरियोटिक सेल और राइबोसोम का जो टाइप मिलता है वो 80S मिलता है। हालांकि यूकैरियोटिक सेल्स में 70S भी राइबोसोम मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं राइबोसोम की, तो वहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम्स होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम होता है। अब यहाँ पर जो S का जो मतलब हुआ, व्हाट इज S? तो S इज स्वेडबर्ग यूनिट। S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। कहीं भी अगर राइबोसोम डिनोट किया जाता है तो उसके यूनिट S से दिखाई जाती है। S का मतलब हुआ स्वेडबर्ग यूनिट एंड it stands for sedimentation coefficient. It is a stand for sedimentation coefficient. स्वेडबर्ग यूनिट S का S, अगर कोई राइबोसोम S से डिनोट हो रहा है तो S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट और इट स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। जब सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, सेंट्रीफ्यूगेशंस में जो सेडिमेंटेशन का जो रेट होता है उस पर डिपेंड करता है S का वैल्यू। मीन्स इस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसको जानना जरूरी है कि S का मतलब क्या होता है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम 70S होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो 70S राइबोसोम्स ये दो यूनिट से बना हुआ है, 50S एंड 30S। इसके दो सब यूनिट होते हैं, 50S एंड 30S। इसको बोलते हैं लार्ज सब यूनिट और इट इज ए स्मॉल सब यूनिट्स। मतलब 70S राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं, 50S एंड 30S। लार्जर सब दो सब यूनिट से बनता है 70S। लार्ज सब यूनिट को हम 50S और स्मॉल सब यूनिट को हम 30S बोलते हैं। 50S एंड 30S दोनों मिलाकर के 70S बनता है। वही अगर यूकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम 80S होते हैं, वहाँ पर 60S एंड 40S मिलकर 80S फॉर्म करते हैं। ये दोनों को डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते, 50S एंड 30S तो 80S हो जाएगा, बट ये दोनों सब यूनिट मिल करके 70S राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो राइबोसोम्स होते हैं तो राइबोसोम के साइज क्या होता है? साइज ऑफ राइबोसोम इज 15 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर। ये साइज होता है राइबोसोम का। और राइबोसोम में इंपॉर्टेंटली दो चीजों से बनता है राइबोसोम। ब्रॉडली अगर राइबोसोम की बात करते हैं तो इज मेड अप ऑफ rRNA and proteins. Mainly राइबोसोम is made up of rRNA। R का मतलब राइबोसोमल RNA। ये राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम?
It is a site of protein synthesis. Mainly ribosome involved in synthesis of protein. प्रोटीन का सिंथेसिस में राइबोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही जाना जाता है, जिसको आप ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होती है, एमआरएनए के कोड के अनुसार प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुआ, दैट इज इट इज आरएनए, दैट इज इसको बोलते हैं एमआरएनए। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए, मतलब समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। मैसेंजर आरएनए इसी पर होता है ये राइबोसोम्स है, ये एमआरएनए है। इस पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के कोड होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और ये राइबोसोम इस एमआरएनए पे मूव करता है और मूव करता है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होती जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनता रहता है एज पर द कोड्स अवेलेबल इन द एमआरएनए। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं और ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो हम लोग दूसरे चैप्टर्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और राइबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और राइबोसोम इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। कभी कभी क्या होता है कि एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक एमआरएनए पर एक राइबोसोम मैंने दिखाया है। कभी कभी सेवरल आरएनए आर अटैच्ड विथ सिंगल, सेवरल राइबोसोम्स आर अटैच्ड विथ सिंगल एमआरएनए। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीसोम एंड पॉलीराइबोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है दैट हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन द नीट एग्जामिनेशंस। व्हेन सेवरल राइबोसोम्स are attached with single mRNA, that is known as, that structure is known as polysome और polyribosomes। When several ribosomes are attached with single mRNA, that structure is known as polysome and polyribosome। अगर एक mRNA में बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ये तो बातें हुई राइबोसोम्स के बारे में। अब राइबोसोम्स जनरली, राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक cells are attached with, are present in the attached with plasma membrane। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि राइबोसोम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, बट प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले जो राइबोसोम जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं। जिस तरह से यूकैरियोटिक सेल्स में हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। इन पार्टिकुलरली इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में दे आर जनरली प्रेजेंट विथ एज अटैचमेंट विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स आर अटैच विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। Then other structures we are going to discuss is inclusion body, that is also present in prokaryotic cell. It is a reserved material. Inclusion body होता क्या है? It is a reserved material stored in
in the cytoplasm of prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल्स में पार्टिकुलरली इंक्लूजन बॉडी का रिजर्व मटेरियल्स होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म में. इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं इंक्लूजन बॉडी के. दीज एग्जाम्पल्स आर सियानोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, phosphate granules, glycogen granules, etc. और भी फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गया, साइनोफाइसियन ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है, सियानोफाइसियन ग्रेन्यूल्स जिसको मेस्टाज ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं. इसके अलावा और भी सल्फर ग्रेन्यूल्स एक्सेट्रा भी मिलते हैं. इंक्लूजन बॉडी का मेन फंक्शंस क्या होता है? ये स्टोर्ड मटेरियल्स हैं और न्यूट्रिएंट्स भी कभी कभी बैक्टीरिया क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी एज ए रिजर्व मटेरियल स्टोर कर लेता है साइटोप्लाज्म में. इन एडवर्स कंडीशंस में जब न्यूट्रिएंट्स उसको अवेलेबल नहीं है तो दैट स्टोर्ड मटेरियल्स कैन बी यूज्ड. एंड और ये बैक्टीरिया के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. वेन एवर दे वांट टू यूज दे कैन यूज दिस रिजर्व मटेरियल्स. दिस रिजर्व मटेरियल्स आर मे बी न्यूट्रिएंट्स और सम अदर सबस्टांसेस दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो रिजर्व मटेरियल के रूप में बैक्टीरिया इंक्लूजन बॉडी के रूप में रिजर्व मटेरियल सेल्स में स्टोर रखती है. उसके बाद बात आती है गैस वैक्यूल्स का. कुछ बैक्टीरिया जैसे हैं उनमें गैस वैक्यूल्स कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है. गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी इन सम बैक्टीरिया. Yes, in some prokaryotic cell, like blue-green algae, and purple and green bacteria have gas vacuoles in their cytoplasm. In some prokaryotic cell like blue-green algae and purple and green bacteria have gas vacuoles in their cytoplasm. उनके साइटोप्लाज्म में गैस वैक्यूल्स होता है. These gas vacuoles are protein membrane bound दिस गैस वैक्यूल्स आर प्रोटीन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर में गैस होते हैं और उससे क्या होता है बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है. इसकी फंक्शंस है ये बैक्टीरिया को प्रोवाइड्स करता है बायंसी. बैक्टीरिया फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू गैस वैक्यूल्स के कारण उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और बैक्टीरिया अगर वाटर में है तो ये कैन गो अप एंड डाउन एज पर द रिक्वायरमेंट. अगर उनको फोटोसिंथेसिस करना है जैसे ब्लू ग्रीन अलगी जो बैक्टीरिया है या पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो दे कैन कम ऑन द सरफेस ऑल्सो टू गेट द सनलाइट
और अगर उनको सरफेस के बाद फिर न्यूट्रिएंट्स की तलाश में नीचे जाना है तो दे कैन ऑल्सो गो डीप इनटू द वाटर। मतलब गैस वैक्यूल्स उनको वाटर में फ्लोट करने में मदद करता है, उनको लाइटर बताता है, सेल को लाइटर बनाता है। तो इसका फंक्शंस क्या है गैस वैक्यूल्स का? इट प्रोवाइड्स बायंसी टू द बैक्टीरिया। It provides buoyancy to the bacteria। बैक्टीरिया को बायंसी देता है, उसके कारण से वो वाटर में फ्लोट कर सकता है। तो ये वैक्यूल्स का फंक्शंस हुआ। तो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के सभी सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब अगली क्लास हम डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैरेक्टराइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके डिफरेंस के बारे में अगली वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स भी स्टार्ट करेंगे।